नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और आइए देखते हैं, अभी हम वर्ग दसम इतिहास का जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय के पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, ताकि आपका वर्ग दसम का जो तैयारी है पहला चैप्टर का, वो बहुत अच्छा हो जाए। और उसके बाद आगे हम इस प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम इसमें जानेंगे परीक्षा में हम किस तरीके से लिखें ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल सके, किसी भी प्रकार का नंबर कटौती ना हो। और दूसरा चीज़, कम समय में हम जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनका ध्यान आकर्षण कर पाएँ। आइए देखते हैं आज। तो अब पहला प्रश्न में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर में हम लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद उसके नीचे वाला लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। दूसरा पॉइंट उसका लिखेंगे, राष्ट्रवाद लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। देखिए, क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है, और शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे ये वेरी शॉर्ट में है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए आते हैं, और 2 नंबर के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट हर हाल में लिखना होता है, ताकि हमें 2 का 2 नंबर मिल पाए। नहीं तो फिर हम वैसे अगर लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हम तो लिखेंगे पूरा लेकिन उससे नंबर कट जाएगा। तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। दूसरा, राष्ट्रवाद लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। चलिए 2 पॉइंट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखने के बाद उसके एक लाइन छोड़ के नीचे वाला लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और पेज में हम साफ साफ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहेंगे। तो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत का मतलब है जो प्रशासनिक व्यवस्था, अगर राजा है तो सिर्फ राजा के हाथ में ही शक्ति है, सैन्य बल पर आधारित होती है। और ऐसी सरकारें अक्सर दमनकारी होती। कैसे होती, दमनकारी सरकारें होती। अगला प्रश्न, कल्पनादर्श या उटोपिया क्या है। आंसर में लिखेंगे, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग यह संभव प्रतीत होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये पर्याप्त है इसका आंसर, और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। याद रखना है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग यह संभव प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था। क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था। तो आंसर लिखेंगे, फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या इतना में ही ख़त्म, नहीं, और लिखेंगे हम इसमें। इन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। इन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें अपने सपनों का संसार रचा। इस चित्र के माध्यम से उन्होंने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। चलिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। अगर एक समान नस्ल है, धर्म है या क्षेत्र है तो उसको हम लोग राष्ट्र कहेंगे। राष्ट्र एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होती है, और उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। अगला प्रश्न आ गया, जनमत संग्रह क्या है।
तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो पूछा जाता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, उसी को हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। रूढ़िवादी से अब रूढ़िवाद से अब क्या समझते हैं? तो रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर में होगा ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। इसका मतलब है परंपरा स्थापित जो पहले से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं जो परंपरा, उसी परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से उसी को लागू करने के लिए, फिर उसी को मान्यता देने के लिए जो जिस रिवाज पर वो जोर देते हैं, जिस पर बल देते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे रूढ़िवाद। ये तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। रूढ़िवाद नहीं चाहता है तेज बदलाव हो, वो क्या चाहते हैं? धीरे धीरे क्रमिक रूप से बदलाव हो, और ये जो बदलाव हो बहुत ही धीमे धीमे हो, और फिर नहीं भी हो तब भी चलेगा। अब अगला प्रश्न है उदारवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन को देखेंगे, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। हम सारे शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देख लेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है। तो सबसे पहला चीज़, उदारवाद किस पर आधारित है? लाइबर पर। और लाइबर का अर्थ होता है आज़ाद। लाइबर का अर्थ क्या होता है? आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अब उदारवाद के बारे में अगर देखें तो नए जो मध्य वर्ग थे उसके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इसी में अगला पॉइंट, उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना है। मतलब उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो, सबकी सहमति से चलता हो। इसी में आगे, उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में था। एक चीज़ और क्या था? उदारवाद निरंकुश और पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिलते थे उसके समाप्त के पक्ष में थे, और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में थे। अब हम लोग जानेंगे वीना संधि के बारे में। 1815 की वीना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था और फिर उद्देश्य क्या थे? तो एक चीज़ बता दें, 1815 में वीना संधि हुआ था। कब हुआ था उनको भी हम देख लेंगे, और फिर क्या हुआ था। तो वीना संधि का जो मुख्य उद्देश्य था उसको हमको लिखना है। अगर 2 पॉइंट के लिए हम 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट अगर लिखेंगे पर्याप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। तो वीना संधि का जो उद्देश्य था, नेपोलियन के युद्ध के दौरान जो भी बदलाव हुए थे उसको ख़त्म करना, फ्रांस में फिर से बोर्बो वंश की सत्ता बहाल करना, और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ये सब वीना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, जोल्वे राइन क्या थे? जोल्वे राइन क्या थे? तो जोल्वे राइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था। तो जोल्वे राइन क्या थे? एक व्यापारी शुल्क संघ। कब स्थापित हुआ? 1834 में। हम ऑब्जेक्टिव को भी साथ ही साथ देखते जा रहे हैं। किसकी पहल पर? तो पर्सा। वहाँ पर एक राज्य कह सकते हैं देश के रूप में उसमें पर्सा था, तो उसी ने पहल की थी और 1834 में किया था स्थापित। किसका? जोल्वे राइन का। इसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्रीयता में बांध देना, मतलब एक राष्ट्र के रूप में सभी जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से बांध देना।
इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, जो शुल्क अवरोध लगते थे उसको समाप्त किया। अब अगला क्वेश्चन, मेजिनी कौन था? क्वेश्चन है मेजिनी कौन था? ज्यूसेप्पे मेजिनी इसका पूरा नाम है, याद रखना है। तो मेजिनी का ज्यूसेप्पे, सेपे होता है, कहीं कहीं सिपी होता है, तो आप देख लीजिएगा। ज्यूसेप्पे मेजिनी के बारे में, मेजिनी को बहुत लोग मैथ्सिनी भी लिखते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है कि क्वेश्चन अलग है, मेजिनी और मैथ्सिनी नहीं एक ही हैं। तो ज्यूसेप्पे मेजिनी अगर देखें तो इटली के एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसके लिए? तो इटली के एकीकरण के लिए। ध्यान रखना है, मेजिनी किसके लिए काम किए? तो इटली के एकीकरण के लिए। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ 22 जून 1807 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 22 जून 1807 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा। किशोरावस्था में जब था तो कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन, जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, उनका सदस्य बन गया। 24 साल की उम्र में इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की। इसके बारे में हम और आगे भी जानेंगे। मेटरनिख इसे समाजवाद का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेजिनी का मंशा था, या मेजिनी मानता था, ये मनता नहीं, मानता था, ईश्वर के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। चलिए, ये मेटरनिख युग, तो मेटरनिख युग क्या था? तो सबसे पहले जानेंगे मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। कैसे व्यक्ति थे? तो राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। मेटरनिख के अनुसार शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। मेटरनिख क्या चाहते थे? शासन करो लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक के काल को यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 1815 से 1848 तक के जो टाइम पीरियड है, उसी को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। किसमें? यूरोप में। कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? हम लोग आगे जर्मनी का एकीकरण भी जानेंगे, लेकिन उसके एकीकरण में बाधाएं क्या थी उसको जानेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा था। कितने टुकड़ों में? 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा था, और जिसे एकीकृत करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। 300 से ज़्यादा टुकड़ों में अगर कोई भी देश बटा रहेगा तो फिर उसको एकीकृत करना बहुत बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। कोई भी नहीं चाहता था कि हमें अपनी गद्दी छोड़ दें और फिर जर्मनी का एकीकरण कर लें। एक और बड़ी समस्या थी, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या फिर पर्सा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय उनके क्षेत्र पर 2 बड़े देश, ऑस्ट्रिया या पर्सा का भी शासन था। तो ऑस्ट्रिया होगा या फिर पर्सा होगा, तो ये भी लोगों के बीच में कन्फ्यूज था। अब है वीना सम्मेलन से ही संबंधित ये क्वेश्चन। और वीना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? अच्छा, वीना सम्मेलन, वहाँ चलिए, वीना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? हम बात कर रहे थे कि वीना सम्मेलन के बारे में हम पहले भी बात कर लिए हैं एक बार, लेकिन फिर उससे दूसरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देख रहे हैं। तो साल 1815 में रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया था। किस में हराया था? तो नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया था। कब हराया था? तो याद रखना है 1815 ईस्वी में। और इसी के बाद इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप में एक समझौते के लिए तैयार हुए और ये वीना में मिले। कहाँ मिले? वीना में। वीना जगह का नाम है। इस सम्मेलन का मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। किसने किया? ड्यूक मेटरनिख ने। अच्छा, वीना सम्मेलन के बारे में अगर और जानेंगे तो 3 पॉइंट जो हम पहले कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों को फिर से
समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में फिर से पूर्व राजवंश को लाया गया। और एक और पॉइंट हम लोग देखे थे कि फ्रांस के सीमाओं पर अनेक छोटे छोटे राज्य बना दिए गए जिससे कि फ्रांस विस्तार न कर सके। तो वीना सम्मेलन में उनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रूपक का क्या तात्पर्य है? रूपक, तो रूपक जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के द्वारा अंकित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? रूपक। निर्जाति से आप क्या समझते हैं? निर्जाति तो एक ऐसा साझा नस्ली, जनजाति या संस्कृति, उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो उसे निर्जाति कहेंगे। फिर से देखते हैं, एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्जाति कहेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी नोट्स हो जाएगा जो कि आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। अगला, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये 2 नंबर के लिए अक्सर हाँ क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे ज़रूरी कितना हमको लिखना होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेना नायक था। कहाँ का सेना नायक था? फ्रांस का। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कहाँ का सेना नायक? फ्रांस का। उसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। देखिए, पहले वो सेना नायक थे, जब सेना नायक में बढ़िया काम किए तो फिर फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन बन गया फ्रांस का सम्राट? नेपोलियन बोनापार्ट। कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था, किसके लिए? उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई नेपोलियन संहिता, इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। तो नेपोलियन कोड पूरे विश्व प्रसिद्ध है और ये किसके लिए? उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि 20 वर्ष पहले भी यही सब क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से। तो उन सारे क्वेश्चन को हम देख रहे हैं और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो फिर इस चैप्टर से कोई भी बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। हाँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या थे? यहाँ पर 1848 फ्रांसीसी क्रांति है। एक आप जान रहे हैं 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन यहाँ पर 1789 के फ्रांस की क्रांति के बारे में नहीं, 1848 के फ्रांस के क्रांति के बारे में बात करना है। तो क्रांति का प्रमुख कारण हम लोग इसको 4 पॉइंट से समझेंगे। कितने पॉइंट से? 4 पॉइंट से। पहला पॉइंट, मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों के संगठनों का अभाव। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। और चौथा, लुई फिलिप की नीति। तो ये 4 पॉइंट से हम लोग समझेंगे। तो पहला, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के प्रति यह संतोष था। मतलब लुई फिलिप जो भी नीति लागू कर रहे थे वो जनता के प्रति असंतोष लेकर आ रहे थे और उसी के कारण ये क्रांति हुई। जनता का जो तत्कालिक समस्या था उसको सुलझाने में लुई फिलिप असमर्थ हुआ। लुई फिलिप के निरंकुशवाद से वहाँ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। किसका प्रभाव बढ़ रहा था? मध्य वर्ग का। और मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग की और इस मांग को उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण से भी जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकीकरण से। चलिए, अब इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? क्या ऑस्ट्रिया के कारण ही इटली या जर्मनी का एकीकरण हुआ, या ऑस्ट्रिया ही एक ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी को एक होने नहीं दे रहे थे, या ऑस्ट्रिया ही एक प्रमुख कारण था जिससे इटली या जर्मनी जैसे देशों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, एकीकरण नहीं हो रहा था? ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके लिए हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हम देखें इटली और
ये इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख बाधा भी हम इसको कह सकते हैं। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। ऑस्ट्रिया ही था, थी नहीं होगा, ऑस्ट्रिया ही था सबसे बड़ी बाधा। किसमें? इटली और जर्मनी के एकीकरण में। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। दूसरी ओर एकीकरण से पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसमें 2 बड़े भाग पर ऑस्ट्रिया का ही शासन था। किसका शासन? ऑस्ट्रिया का। जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा था और 2 सबसे जो बड़े भाग थे उस पर ऑस्ट्रिया का शासन। ऑस्ट्रिया चाहता था जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि पर्सा जर्मनी को अपना करना चाहता था। पर्सा उसी में एक बड़े राज्य थे, वो पर्सा चाह रहा था जर्मनी को एकीकरण करें, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता पर्सा के अधीन होना चाहते थे। जर्मनी की ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है पर्सा के अधीन होना चाहता है। स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो ऑस्ट्रिया ही थी। अगला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? कौन नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए किस प्रकार से सहायक हुए? तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। इसको याद रखना है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? राष्ट्रीयता की भावना में या राष्ट्रवाद के उदय में। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग या परिवेश से बाहर कर अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने। राजनीति क्या थी? अभिजात वर्ग, लेकिन अभिजात वर्ग का जो परिवेश था उससे बाहर हो गया और इसे अखबारों, सड़कों, सर्वसाधारण का वस्तु बना दिया। किसको? राजनीति को। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नया युग के बारे में नेपोलियन ने बताया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर उसे राजनीतिक का वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ इसलिए संभव हो गया क्योंकि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर भी उसे राजनीतिक और वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। किसकी भावना प्रबल हुई? तो देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। कब? नेपोलियन की सुधारवादी नीति के कारण। अब अगला प्रश्न में गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। किसके कार्यों की? गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो आइए देखते हैं गैरिबाल्डी ने क्या क्या काम किया जिसके लिए इसे याद किया जाता है। फिर गैरिबाल्डी कौन थे? गैरिबाल्डी से आप क्या समझते हैं? गैरिबाल्डी पर टिप्पणी लिखें, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए याद रखना। गैरिबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। कहाँ का महान स्वतंत्रता सेनानी था? तो याद रखेंगे कहाँ का? इटली का। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और उस समय व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। तो गैरिबाल्डी कौन था? एक व्यापारिक नौसेना में नाविक था। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला। 1833 में यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। यंग इटली मेजिनी ने स्थापना किया था और उसी के आंदोलन से जुड़ा। 1834 में, कब? 1834 में पिडमांट के गणतंत्र विरोध में उसने भाग लिया। गैरिबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था। किसके विचारों का समर्थक था? तो मेजिनी के विचारों का। और इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने लाल कुर्ती नाम से एक संगठन बनाया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया? तो याद रखना है
गैरिबाल्डी ने। 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। हजारों लोगों के अभियानों का नेतृत्व किसने? 1860 में गैरिबाल्डी ने। कहाँ पर? दक्षिण इटली में। और इस अभियान से नए स्वयंसेवक जोड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुँच गई। कितने हज़ार तक पहुँच गई? तो 30,000 तक की संख्या पहुँच गई। किसकी? जो स्वयंसेवक थे, जो कि लड़ाकू भी थे, उसकी संख्या 30,000 तक पहुँच गई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गैरिबाल्डी। पहले भी बात किए थे मैजिनी के बारे में, फिर से हम बात करेंगे। तो मैजिनी पर टिप्पणी लिखना है। तो मैजिनी कौन था? तो मैजिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 ईस्वी जेनेवा में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी जेनेवा में। किशोरावस्था में वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। किसका गुप्त संगठन? कार्बोनारी के गुप्त संगठन का। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। और जब बहिष्कृत किया गया लिगुरिया में क्रांति के लिए, बहिष्कृत मतलब उसको बाहर निकाला गया, तो उसके बाद उन्होंने 2 भूमिगत संगठन की स्थापना किया। पहला संगठन था यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। यंग इटली बनाया था उन्होंने, मार्सिये जगह है वहाँ पर, और दूसरा जो यंग यूरोप बनाया वो बर्न में बनाया, जिसके सदस्य समान विचारों को रखने वाले युवा थे। अब अगर एक समान का विचार मिल रहा है तो यंग इटली और फिर यंग यूरोप, ये दोनों में लोग जुड़ रहे थे। मैजिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। कौन? मैजिनी। इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। राजतंत्र का घोर विरोध था। कौन? मैजिनी। इसलिए मेटरनिख उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा या सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया किसको? मैजिनी को। किसने बताया? तो मेटरनिख ने। मेटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। मेटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। काउंट कैमिलो दे काबूर। अगला है काउंट कैमिले दे काबूर। तो काउंट कैमिले दे काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। कौन? काउंट कैमिले दे काबूर। इटली के प्रदेशों का एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? काउंट कैमिले दे काबूर ने। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनमत में विश्वास रखते थे। कौन? काउंट कैमिले दे काबूर। इतालवी के अपेक्षा वो फ्रेंच भाषा को बेहतर तरीके से बोलता था, अधिक बेहतर बोलता था। इटली का एकीकरण करना चाह रहा था, लेकिन वो फ्रेंच भाषा बोलता था। इटली का एकीकरण किया भी उसने। एक गहरे कूटनीति से फ्रांस के साथ संबंध किया, जिसकी सहायता से उन्होंने 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को। कब? 1859 ईस्वी में। इस प्रकार काबूर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। किसका एकीकरण हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ। कब? 1861 ईस्वी में। सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया, और फिर विक्टर इमैनुएल द्वितीय जो हैं उनको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। कब? जब इटली एकीकृत हुआ। ये विक्टर इमैनुएल सेकंड कहाँ के थे? तो सार्डिनिया के थे। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यूनान किसका हिस्सा था? पहला चीज़ ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। कब प्रारंभ हो गया? 1821 में। क्या चीज़ का? तो यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष।
यूनान में राष्ट्रीयवादियों में निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के इन लोगों का समर्थन मिला। समर्थन किसका किसका मिला? तो पश्चिम लोगों के यानी जो लोग थे पश्चिमी यूरोप के, उसका भी समर्थन मिला। क्यों समर्थन मिला? क्योंकि वे प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया। किसने? अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने। बाद में वे युद्ध लड़ने के लिए भी गए। कहाँ गए? युद्ध लड़ने के लिए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। और फिर 1832 में कुस्तुनतुनिया में एक संधि हुई जिससे कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। किस संधि से? कुस्तुनतुनिया की संधि से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। किसमें? राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसमें? राष्ट्रवादी संघर्ष में। राष्ट्रवादी संघर्ष मतलब अपने देश की लड़ाई में। राष्ट्रवादी संघर्ष में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। इसका मतलब लोगों को लग रहा था महिलाओं को अधिकार मिले या न मिले, राजनीतिक अधिकार महिलाओं को मिले या न मिले, इसके लिए लोग बटे हुए थे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। शिरकत की मतलब भाग लिए। परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ। किसमें? महिला अधिकारों के प्रति उदारवादी और शासक के विचार में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब मार्ग खुल गया और धीरे धीरे इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलना शुरू हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ये अगला इम्पोर्टेंट टिप्पणी जिस पर हमको लिखना है वो है फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद पर भी टिप्पणी लिखने के लिए बहुत बार आए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, यूरोप के राष्ट्रों में स्वतंत्रता हेतु 19वीं सदी के मध्य में संघर्ष तेजी से शुरू हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में बड़ी संख्या में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। लंबा सेंटेंस है इसलिए फिर से हम इसको देख लेते हैं। हुआ क्या? राष्ट्रों की स्वतंत्रता यूरोप में 19वीं सदी के मध्य में संघर्ष तेजी से शुरू हो गया। और जब तेजी से शुरू हो गया तो परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में बड़ी संख्या में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। किसके पक्ष में? सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में। 1848 ईस्वी में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट संसद में। ये फ्रैंकफर्ट संसद उस समय कहाँ था? तो ये सेंट पॉल चर्च में उस समय आयोजित की गई थी। एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो एक जर्मन राष्ट्र के लिए मतलब जर्मनी का एकीकरण के लिए एक देश के लिए एक संविधान का प्रारूप का मतलब मॉडल तैयार किया गया। और इस राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। वो उसको भी संसद के अधीन रहना था। उस समय पर्सा के राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। इसको ताज पहनाने की पेशकश की तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, नहीं माना कि आप हमको राजा बनाइए। कहाँ का? जर्मनी का। तो उन राजाओं का समर्थन किया और इसने फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने उन राजाओं का समर्थन किया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। फ्रैंकफर्ट संसद निर्वाचित सभा थे,
लेकिन इसका विरोध कर दिया राजा ने, और फिर वे सब राजाओं का समर्थन कर दिया राजा जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अब इसके कारण क्या हुआ, संसद में मध्यवर्ग का प्रभाव बढ़ता चला गया, और जब मध्यवर्ग का प्रभाव बढ़ा तो मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध हुआ, और जब मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध हुआ तो वे अपना समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाकर जर्मन या फ्रैंकफर्ट संसद जो था, उस प्रकार के जो असेंबली था उसको भंग कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, मरियान और जर्मेनिया कौन था, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो बात करना है मरियान और जर्मेनिया के बारे में। आंसर में लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? नारी रूपकों का। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। तो मरियान एक प्रकार का लोकप्रिय नाम है, किस धर्म में? ईसाई धर्म में। इसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया। इनकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों चौराहों पर लगाई गई। मरियान की छवि को सिक्के, डाक टिकटों पर अंकित की गई ताकि लोगों की एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। मरियान जो है कहाँ का? फ्रांस का, लेकिन जर्मेनिया कहाँ का? जर्मन का। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। किस वृक्ष का? तो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, और जर्मनी में बलूत जो है वीरता का प्रतीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में यह है, नेपोलियन के द्वारा क्या क्या बदलाव किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, नेपोलियन के प्रमुख सुधार क्या थे, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। लेकिन याद रखना है बस क्वेश्चन यही, नेपोलियन के सुधार के बारे में, नेपोलियन के बदलाव के बारे में। तो हम लिखेंगे, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए। पहला सुधार इसका, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और कानून के समक्ष सबके बराबरी का नियम लागू किया। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था उसे समाप्त किया गया, कानून के समक्ष सबके बराबरी का नियम लागू किया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। किसको सरल बनाया? प्रशासनिक विभाजनों को। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। किसानों और भूदासत और जागीरदारों के शुल्क से मुक्ति दिलाई। और क्या सुधार किए इन्होंने? तो यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। तो कारीगरों का श्रेणी संघ, उनके जो विभिन्न नियंत्रण थे उनको समाप्त किए गए। किसानों, मजदूरों, कारीगरों और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। उन सबों को अपने तरीके से काम करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। मानक नापतोल के लिए एक समान पैमाना चलाई गई और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। क्या चलाई गई? तो एक समान पैमाना और एक समान राष्ट्रीय मुद्रा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर में लिखेंगे, बाल्कन प्रदेशों में अनेक जाति समूह निवास करते थे। कौन रहते थे? तो अनेक जाति समूह। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? तो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, और ऑटोमन साम्राज्य अपने पतन के कगार पर था। किसके कगार पर? तो पतन के कगार पर। बाल्कन क्षेत्र में जो रहते थे उसको स्लाव बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्लाव।
बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अब देखिए पूरे यूरोप में अगर राष्ट्रवाद और उदारवादी वाले विचार आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आएंगे और उससे प्रभावित हुए बिना वह भी नहीं रह पाए। अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। किसकी मांग करने लगे? तो राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। तो बाल्कन क्षेत्र में जो भी राज्य थे अपने पड़ोसी से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। जब वे सब स्वतंत्र होने वाले थे, ओटोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर यौन शक्तियाँ की पकड़ कमज़ोर कर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। अब देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था तो क्या हुआ, इसमें आ गया बड़े बड़े देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी और इस सब की ताकत से बाल्कन पर यौन शक्तियाँ की पकड़ को कमज़ोर कर के अपने उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। और इन सभी कारणों से बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव पनपा और इस तनाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। क्या हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध। अब हम लोग जानेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखें। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया हमको लिखना है। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? क्वेश्चन अगर यह भी होता तब भी आंसर यही होती। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्यापक थी। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग के जो थे जर्मन लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। इसमें यह भी लिख सकते हैं 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बनाया गया और उससे फिर एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण में यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। जैसा कि हम लोग फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़े थे, उनको ये फौज ने दबा दिया था। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। किसका? तो याद रखना है फ्रैंकफर्ट संसद का। लेकिन उसके बाद तत्पश्चात परसा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए परसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए परसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? बिस्मार्क ने ही चाहा कि चलो अब जर्मनी का एकीकरण हो ही जाए। कहाँ के थे? परसा के। क्या थे वो? प्रमुख मंत्री या चांसलर भी कह सकते हैं। ओटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। किसकी मदद? सेना और नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब बड़े बड़े जो सरकार के अधिकारी होते हैं उनकी मदद ली। 7 वर्ष के युद्ध के दौरान इन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। 7 साल में कुल 3 लड़ाई लड़े और 3 लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया और फ्रांस को हराया और इन तीनों को हराकर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जब एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई तो जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसका सम्राट? जर्मनी का। अब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को लिखना है। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है कि इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुएल, काबूर और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, इनके बारे में भी। तो ये तीनों को साथ में हम देख लेंगे और इटली का एकीकरण भी देख लेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो कि लगभग 150 से 250 शब्दों के बीच में 250 शब्द में लिखना होता है तो 250 शब्द भी हो जाएंगे। आंसर में लिखेंगे विक्टर इमैनुएल, सेकंड वित्त मंत्री काबूर और गैरिबाल्डी की भूमिका से इटली का एकीकरण संभव हुआ, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या क्या प्रक्रिया थे? पहला चीज़,
इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। आज का इटली अगर देखें तो वो 7 राज्यों में उस समय बटा था, जिसमें एक बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य भी था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी गई। अब देखिए, युद्ध के जरिए इटली का एकीकरण करना था, इसके लिए जिम्मेदारी किनको सौंपा गया? विक्टर इमैनुएल सेकेंड को। शासक विक्टर इमैनुएल सेकेंड ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री काबूर को दी। अब देखिए, काबूर के बारे में जान रहे हैं। मंत्री काबूर इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो काबूर ने क्या किया? इटली के प्रदेशों का एकीकरण करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। काबूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि की। किससे संधि की? फ्रांस से। और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गए। अब एक कूटनीति संधि किया फ्रांस से और उसके कारण ऑस्ट्रिया को हरा लिया। किसको हरा लिया? ऑस्ट्रिया को। तो ये काबूर के बारे में हम देख लिए। इटली के एकीकरण में ही अब गैरिबाल्डी के बारे में। तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली के 2 सिसिली राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को वहां से हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। अब दूसरा देखिए, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया। किसमें? इटली के एकीकरण के युद्ध में। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किए। कौन? तो स्वयंसेवक सशस्त्र बल जो थे वे। और किसको हरा पाया? तो स्पेनिश सैनिकों को हरा पाया। जब उसको हरा पाया तो वहाँ से हटा दिया। और इसमें समर्थन किसने किया? तो वहाँ के स्थानीय किसानों ने किया। और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल सेकेंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो राजा किसको बनाया गया? विक्टर इमैनुएल सेकेंड को। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपरा का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्या हो गया इसमें? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का विचार केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा इश्यू हो गया है। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो निम्नवत है। पहला, कला के बारे में। काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। दूसरा पॉइंट, रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। तीसरा पॉइंट, एक साझा संस्कृति और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाया गया। हम दोनों लिख सकते हैं, बताया गया फिर बनाया गया। लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करना राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य
आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। और इन सबों से क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद का उदय होगा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, भाषा ने भी। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरोध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, ये भी क्वेश्चन अगर रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आंसर हम लोग देखते हैं इसका। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। किसमें ले ली, सत्ता अपने हाथों में। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जो निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रवाद तब आएगा जब लोगों में सामूहिक पहचान की भावना आएगी, और सामूहिक पहचान की भावना के लिए वहाँ पर क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए, तो पहला चीज़, सर्वप्रथम पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। तो दूसरा क्या था, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। तीसरा, ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दी गई। तो ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा और फिर नाम बदल के नेशनल असेंबली। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, सपने ले गए और शहीदों का गुणगान किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो एक ऐसा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई जिसमें सभी के लिए एक समान कानून का व्यवस्था, एक समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब भार के लिए भी और नापने के लिए भी एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या उपाय किए, उस क्वेश्चन का आंसर तो ज़्यादा सटीक होगा और हमें 5 में से 5 नंबर या जो भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं पूरा के पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। आंसर में हम इसका लिखेंगे 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादी क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उदारवादी क्रांति क्या चाहते थे, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति के स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून की स्वतंत्रता हो। जहां पर क्रांति के लिए स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून का भी व्यवस्था, समान कानून और स्वतंत्रता हो। राजनीतिक विचार क्या थे उदारवादियों के लिए, तो उदारवादी ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया और यह राष्ट्र राज्य के संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। और क्या उन्होंने राजनीतिक विचार में रखे, तो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति की। सामाजिक विचार इसका कैसा था, तो सामाजिक विचार सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना था।
महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया। किसने? उदारवादियों ने। 19वीं सदी में यूरोप ने उन्हें मताधिकार का प्राप्त नहीं था। 19वीं सदी तक उन्हें यूरोप में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जिनके पास निजी संपत्ति, और यहाँ पर महिलाओं के पास निजी संपत्ति भी नहीं थी। आर्थिक विचार तो उदारवादी बाजारों की मुक्ति के पक्षधर थे। किसकी मुक्ति? बाजारों की मुक्ति। और क्या था? उदारवादी चीज़ों को पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करने के पक्ष में था। मतलब उदारवादी चाहते थे जो चीज़ें या पूंजी राज्य के अंदर आती जाती है तो उसमें राज्य के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं या फिर अवरोध लगाए जाते हैं उसे समाप्त कर दिया जाए। अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन में, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास बाकी यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की जो कहानी थी वो अजूबा कैसे थे, ब्रिटेन कैसे धीरे धीरे जो है सो एकीकृत हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? आंसर में लिखेंगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला पॉइंट, 18वीं शताब्दी से पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं थे। कब? 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबे प्रयास से चलने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। ब्रिटिश द्वीप समूह पर एक साझी नस्ल के अंग्रेज, स्कॉट और वेट्स और आयरिश लोग रहते थे। क्या रहते थे? एक साझी नस्ल के अंग्रेज, स्कॉट और वेट्स आयरिश लोग। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। सभी अलग अलग जाति, तो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग क्या थे? समूह की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की धन दौलत, शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई, अब अंग्रेज़ों के राष्ट्र में धन दौलत, शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई तो वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हुआ। तो उसके अगल बगल क्योंकि जो द्वीप समूह थे उस पर भी वो अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुए, कामयाब हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है राजतंत्र से ताकत कब छीना गया? तो 1688 ईस्वी में। कहाँ पर आंग्ल संसद ने छीना? ब्रिटेन में। अंग्रेज इंग्लैंड में कर सकते हैं। और इस संसद के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य निर्माण हुआ जिसका केंद्र या जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, जिसका केंद्र इंग्लैंड था, ऐसे लिखेंगे तो, या फिर जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। तो संसद ने ताकत छीन लिया राजा से 1688 ईस्वी में। उसके बाद संसद के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में बना और उसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसको याद रखना है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व व्यावहारिक रूप से स्थापित हो गया। अब क्या हुआ? व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड का कब्जा हो गया स्कॉटलैंड पर। कब? 1707 ईस्वी में, जब बन गए हुए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किसके तहत? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। ये पुनः यू है। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। किसका प्रचार प्रसार हुआ? तो आंग्ल संस्कृति मतलब अंग्रेज़ों की संस्कृति का।
नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों में ब्रिटानी झंडा, यूनियन बैंकों और राष्ट्रीय गान गॉड सेव और नेवल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, जो पुराने राष्ट्रीय संघ में केवल सहयोगी के रूप में ही रहे। और इसी के साथ आपका ये घंटे का ये पूरा का पूरा क्लास सब समाप्त होता है। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।